चीन दौरा खत्म, जिनपिंग को लेकर ईरान ने ऐसा क्या कह दिया कि ट्रंप को लग गई आग। ईरान का साथ और पुतिन का विश्वास, मोदी के अरब और यूरोप दौरे पर दुनिया की नजरें क्यों टिकी हुई हैं, क्या बड़ा होने वाला है। तेल संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध तो रुका हुआ है, लेकिन हॉर्मुज पर दोनों देश अभी भी अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के होश उड़े हुए हैं। पूरी दुनिया परेशान है कि भाई कितनी जल्दी हॉर्मुज खुल जाए, ये जो संकट है ये टल जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, कई देश बर्बाद हो जाएंगे। और जिन देशों की इकोनॉमी टिकी हुई है इस पर, उसका सोचिए कि क्या होगा। अभी तक पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए दलाली कर रहा था, आपको मैंने कई बार बताया, लेकिन ईरान और अमेरिका के सामने पाकिस्तान की भी पोल खुल गई है, जिसके बाद ट्रंप सीधे चीन पहुंच गए। जब ट्रंप पूरे लाव लश्कर के साथ चीन पहुंचे तो दुनिया को लगा कि युद्ध खत्म हो जाएगा, हॉर्मुज का रास्ता भी खुल जाएगा, तेल का संकट भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो पूरी हवाबाजी। आज ट्रंप का 3 दिन का चीन का दौरा खत्म हो गया, ट्रंप वापस अमेरिका लौट गए, लेकिन दोनों देशों की तरफ से ईरान और हॉर्मुज को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं हुआ, यानी कि कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई। चीन की तरफ से यह कहा गया कि युद्ध खत्म होना चाहिए और बातचीत ही इसका एकमात्र रास्ता है। तो अमेरिका भी अपनी बात पर अड़ा रहा कि भाई ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी हाल में स्वीकार नहीं करूंगा। यानी ना तो चीन ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खुलकर कुछ कहा और ना ही अमेरिका ने हॉर्मुज को खोलने की चीन की अपील पर कोई ठोस वादा किया। ट्रंप और जिनपिंग में ईरान को लेकर कौन सा पेच फंस गया, क्यों डील नहीं हुई, यह सब बताने वाला हूं आपको। इधर पीएम मोदी रूस और ईरान के साथ बैठक करके आज यूएई भी पहुंच गए। और पीएम मोदी जब खाड़ी देश पहुंचे तो किसने क्या कह दिया कि भारत ही ईरान और अमेरिका युद्ध बंद करवा सकता है। यह आज आपको बताने वाला हूं किसने कहा। और दुनिया के 2 सो कॉल्ड सबसे बड़े नेता मिले, बंद कमरे में कई घंटों की मीटिंग हुई, इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर बयानबाजी हुई, लेकिन ईरान और हॉर्मुज का मामला जहां था वहीं अटका हुआ। लेकिन ट्रंप जैसे ही चीन से अमेरिका के लिए रवाना हुए, भारत में मौजूद ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को मैसेज भेज दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका के साथ जारी तनाव को कम करने के लिए चीन की किसी भी पहल का स्वागत करें। अगर बीजिंग शांति का समर्थन करने के लिए आगे आता है तो ईरान पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि चीन न सिर्फ ईरान का करीबी साझेदार है बल्कि उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है। चीन को मीडिएटर बनाने वाली ईरान की पहल को डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के वादे से पीछे हट गया है और जब तक वो पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण की गारंटी नहीं देता है तब तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान अपने सर्वधित यूरेनियम को, जो उन्होंने संवर्धित कर लिया है, उस यूरेनियम को छोड़ने पर सहमत हुआ था, लेकिन अब अपनी बात से ईरान पलट गया है। जबकि ईरान भी लगातार यही कह रहा है कि यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा बातचीत के एजेंडे में है ही नहीं, इस पर हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप के चीन दौरे के दौरान भी सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि युद्ध कैसे खत्म हो और हॉर्मुज का रास्ता कैसे खुलवाया जाए। लेकिन ट्रंप चीन के सामने भी इसी बात पर अड़े रहे कि जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात नहीं होगी कोई समझौता नहीं होगा। सुनिए ट्रंप ने क्या। ट्रंप चीन पहुंचे थे तभी से माहौल बनाया जाने लग गया था कि ईरान युद्ध अब खत्म होने वाला है और चीन में ही इसकी मुहर भी लगेगी। लेकिन ट्रंप ने चीन पहुंचकर भी ऐसी बातें कर दी कि चीन भी हैरान रह गया। ट्रंप ने कह दिया कि चीन अब ईरान को सैन्य सहायता मुहैया नहीं कराएगा, लेकिन चीन की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान नहीं आया। पागल है क्या चीन कि समझौता कर लेगा कि हम तुमको नहीं देंगे कोई भी सैन्य सामान, साजो सामान। भाई उसकी बिक्री और उसके खरीदार आपस में दोनों साझेदार, आप क्यों बीच में बन रहे हैं भाई। जिनपिंग तो ट्रंप को लेकर बहुत सावधानी बरतते हुए नजर भी आए। चीन के दौरे के आखिरी दिन जिनपिंग उन्हें बीजिंग के हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी लेकर गए, जहां पर उन्होंने गार्डन की सैर उन्हें करवाई। और इस बीच ट्रंप ने जिनपिंग से पूछ लिया कि क्या दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी यहां लाया जाता है। इस सवाल पर जिनपिंग सकपका गए। देखिए वहीं ट्रंप की एक और तस्वीर सामने आई जिसे देखकर दुनिया भर में ट्रंप के खूब मजे लिए जा रहे हैं। दरअसल मीटिंग के दौरान जब जिनपिंग बोलने के लिए खड़े हुए तो ट्रंप ने उनकी डायरी में ताका झांकी शुरू कर दी। दुनिया के 2 टॉप लीडर्स की बैठक में ऐसा भी हो सकता है किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो हमेशा कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। ट्रंप ने बिना हिचक जिनपिंग के डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए, लेकिन ट्रंप यहां थोड़ा गच्चा खा गए। बताया जा रहा है कि जिनपिंग ने जो भी नोट्स बनाए थे वो मंदारिन लैंग्वेज यानी कि जो चीनी भाषा है उसमें लिखी हुई थी, इसलिए ट्रंप ने 2 पन्ने पलटने के बावजूद डायरी झट से उन्होंने बंद कर दी और कुछ समझ नहीं पाए। एक बार फिर से देखिए कि क्या हुआ और इस पर पूरी दुनिया भर में क्यों चर्चा हो रही है और लोग क्यों इस पर बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा था। ये देखिए, ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जो अपने आप को कहता है कि मैं दुनिया को जैसे चाहूं वैसे घुमा सकता हूं, वो जिनपिंग की डायरी को खोलते हैं। ये शिष्टाचार में भी नहीं आता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने डायरी खोल दी, 2 पन्ने पलट लिए। बाद में उनको पता चला कि भाई ये जो लिखा हुआ है तो मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं जिस लिपि में लिखा हुआ। इस दौरे की एक और तस्वीर चर्चा में है। जब ट्रंप और जिनपिंग ज्वाइंट स्टेटमेंट देने के लिए आए तो ट्रंप कुर्सी पर बैठने के बाद असहज दिखाई दी।
वो ठीक से कुर्सी पर बैठ भी नहीं पा रहे। चर्चा तो ये हो रही है कि ट्रंप को जानबूझकर कस्टमाइज्ड कुर्सी दी गई थी, यानी कि छोटी कुर्सी दे दी गई थी ताकि मीडिया के सामने ट्रंप का कद जिनपिंग से कम दिखाई, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप की लंबाई जिनपिंग से करीब 10 इंच तक ज्यादा है। और यह भी कहा जा रहा है कि चीन ट्रंप को दुनिया के सामने कमतर दिखाना चाहता। सिर्फ ट्रंप और जिनपिंग की ट्यूनिंग ही खराब नहीं थी इस दौरे के दौरान, बल्कि अमेरिका और चीन के अधिकारी भी आपस में भिड़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सुरक्षा अधिकारियों और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस में टकराव भी हो गया। चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी हथियारबंद एजेंट को एंट्री ही नहीं दी। हवाला दिया गया कि टेंपल ऑफ हेवन में हथियार ले जाना प्रतिबंधित है। अधिकारियों में बहस की वजह से कार्यक्रम में आधे घंटे की देरी भी हो गई। एक टेलीग्राफ संवाददाता ने कहा, जब से हम आए हैं हमने कई टकराव देख लिए। ट्रंप के साथ चीन पहुंचे अमेरिकी डेलीगेशन को वहां से बहुत सारे गिफ्ट भी मिले थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने एक भी गिफ्ट अमेरिका ले जाने की मंजूरी नहीं दी। व्हाइट हाउस के संवाददाता के मुताबिक अमेरिका के स्टाफ ने चीन से मिली सभी चीजें उनसे ले ली और चीन से मिले बर्नर फोन से लेकर पिन तक उनसे ले ली गई सभी सामान प्लेन में चढ़ने से पहले ही डस्टबिन में फेंक दिया। विमान में चीन से कोई भी चीज लाने की अनुमति नहीं है। बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक के बीच ताइवान से भी बड़ा अपडेट आया है। ताइवान के एयर स्पेस में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रोज उड़ान भरने वाले चीनी फाइटर जेट पिछले 24 घंटे में बिल्कुल नजर नहीं आए, जबकि 7 चीनी नौसैनिक जहाज इस क्षेत्र में एक्टिव। ट्रंप का चीन दौरा तो फेल साबित हुआ ही, उधर रूस को पीएम मोदी से उम्मीद जग गई। दिल्ली आए रूस के विदेश मंत्री ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव में भारत लॉन्ग टर्म मीडिएटर हो सकता है। इधर ट्रंप और जिनपिंग में बात नहीं बनी, उधर पीएम मोदी ईरान और रूस के विदेश मंत्री से मीटिंग करके यूएई पहुंच गए। ईरान को लेकर पीएम मोदी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब पीएम मोदी यूएई पहुंचे तो उन्होंने यूएई के लिए क्या कहा वो एक बार सुन लीजिए। यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। पाठशाला में अब धार भोजशाला पर आए कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का चक्का। हाईकोर्ट को ऐसा क्या सबूत दिख गया कि भोजशाला का 23 साल पुराना फैसला पलट गया। भोजशाला मंदिर है, कोर्ट ने क्यों कहा अब भोजशाला में नमाज नहीं सिर्फ पूजा होगी। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि जही के जही पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु, और इसका अर्थ होता है कि जिसका जिससे सत्य का रिश्ता होता है वो उसे अवश्य मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि सच्चाई एक दिन सबके सामने सिद्ध होती है। और आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में यह भी दिखाई दिया कि धार भोजशाला एक हिंदू मंदिर है। कोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इसे मां वाघ देवी का मंदिर माना है और इसमें सिर्फ हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी। यानी अब यहां पर नमाज नहीं होगी। मुस्लिम पक्ष धार भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद मानता है, जबकि हिंदू समुदाय शुरू से ही इसे देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर मानता है। यह बात आज कोर्ट में भी सिद्ध हो गई जो लगातार हिंदू कह रहे थे। धार भोजशाला को लेकर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने फैसले में जो बातें कही वो हर हिंदुस्तानी को ध्यान से देखनी चाहिए। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपने आदेश में कहा कि हमने इस स्थल पर हिंदू पूजा की निरंतरता को नोट किया है, हालांकि समय समय पर इसे नियंत्रित किया गया। इस स्थान के ऐतिहासिक साहित्य से पता चलता है कि यह राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यह धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर के अस्तित्व को दर्शाता है, इसलिए इस क्षेत्र का धार्मिक चरित्र भोजशाला के रूप में माना जाता है। इसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार और एएसआई यह फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहे। 1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट एएसआई के हाथ में ही रहेगा। कोर्ट ने एएसआई के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। इसके अलावा उस आदेश को भी खारिज कर दिया गया जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले प्राचीन स्मारकों और मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, साथ ही गर्भगृह और धार्मिक आस्था से जुड़ी देव प्रतिमाओं का भी संरक्षण करे। सुनिए।
इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश किए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी कि 1991 को नहीं माना है। इसके पीछे की वजह आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष ने किस तरह के तथ्य और दावे आज पेश किए। इसमें सबसे पहले एएसआई वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट 2024 को आधार बनाया गया था। एएसआई की 2000 पेज की रिपोर्ट में यह तथ्य दिए गए कि भोजशाला की मौजूदा संरचना 11वीं शताब्दी के परमार काल से भी पहले बने विशाल मंदिर के अवशेषों पर बनी है। इस परिसर में 1700 से ज्यादा पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिसमें हिंदू देवी देवताओं, सरस्वती, गणेश, ब्रह्मा, शिव, हनुमान से जुड़ी हुई मूर्तियां। इसके अलावा खंड, हवन कुंड, संस्कृति, शिलालेख, नक्काशी, गौमुख यंत्र और सनातन प्रतीक शामिल। मंदिर से मस्जिद में रूपांतरण को लेकर 14वीं से 15वीं शताब्दी में हमले से जुड़े तथ्य भी दिए गए। इसमें खासतौर पर मौजूदा पिलर, स्तंभ और वास्तुशिल्प हिंदू मंदिरों से तोड़कर फिर से इस्तेमाल किए गए, वो भी बताया। हिंदू पक्ष ने तर्क दिया कि भोजशाला कभी मस्जिद था ही नहीं, बल्कि मंदिर को तोड़कर इसका स्वरूप बदल दिया गया था। आज इस तथ्य को भी हाई कोर्ट ने मान लिया। अब मुस्लिम पक्ष इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के अपने तर्क हैं। वो कैसे इस पूरे फैसले को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। तो ये इसका ब्रीफ फैक्ट ये हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा। एक स्ट्रांग केस है। आज मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में दलील दी कि एएसआई की तरफ से दी गई वीडियोग्राफी स्पष्ट नहीं है कि भोजशाला मंदिर है, मस्जिद है या फिर जैनशाला है। इसके अलावा विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र में सुनवाई कर रहा है। अयोध्या फैसले का उल्लेख करते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वहां रामलला विराजमान की मूर्ति मौजूद थी, लेकिन भोजशाला में कोई स्थापित मूर्ति नहीं है। अब इस पर हिंदू पक्ष का कहना है कि भोजशाला में किसी जमाने में मां बागदेवी की प्रतिमा स्थापित थी, जिसे अंग्रेज लेकर चले गए। इसके अलावा भोजशाला मंदिर की शिल्पकारी को देखकर पता चलता है कि यहां हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मौजूद हैं, जिन्हें देखकर हिंदू मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन यह बात मुस्लिम पक्षकार मानना नहीं चाह रहे हैं। मुस्लिम फरीक कोर्ट में जा रहा है और इसको अपील करेगा, मगर फिर भी हिंदू पक्ष को बहुत ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती हैं। कभी कोई पक्ष जीतता है, कभी कोई पक्ष हारता है। मुस्लिम फरीक को गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं और हिंदू पक्ष को खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं। और मैं भारत के मुसलमानों का नज़रिया स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कमाल मौला मस्जिद है और क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद के नाम पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि इस निर्णय का सब लोगों ने स्वागत करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। मैं यह भी चाहूँगा कि यह केवल मंदिर न रहे, बल्कि जैसे पुराने काल में संस्कृत और धर्म ग्रंथों के अध्ययन का जो विशाल केंद्र था, एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वैसा होने के लिए सरकार और समाज वहां मिलकर कदम उठाएगा। देश के अंदर ये माहौल भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है और मैं तो बार बार कह रहा हूं, आप ताकत में हैं, फौज आपके पास है, पुलिस आपके पास है, 22 स्टेट्स में आपकी हुकूमत है, भारत सरकार आपकी है। जितनी मस्जिदें तोड़नी है एक साथ तोड़ दीजिए, बना लीजिए मंदिर। लेकिन यह हर रोज जो नफरत आप हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में इस बात की पूरी कोशिश की कि किसी तरह भोजशाला को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत साबित किया जाए, लेकिन कोर्ट में यह कानूनी पैंतरा काम नहीं कर पाया। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 भोजशाला पर लागू नहीं होता है। आज हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 4(3)(a) के तहत जो जगह पुरानी है और ऐतिहासिक स्मारक हैं, यानी कि एएसआई द्वारा संरक्षित प्राचीन इमारतें हैं, उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। दरअसल धार रियासत ने 1909 से भोजशाला को पहली बार संरक्षित घोषित किया था। 1951 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। इसके बाद से
ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका सीधा संरक्षण और रखरखाव करता है। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने करीब 30 साल से चले आ रहे विवाद पर ऐतिहासिक फैसला दे दिया। वैसे तो यह विवाद सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन पिछले 30 साल से मामला बढ़ गया। 1995 में गौशाला में हिंदू और मुस्लिम पक्ष में विवाद शुरू हुआ था और इसके बाद हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने का अधिकार मिल गया था। 1997 में मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पर आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई और इसके साथ ही मंगलवार को हिंदू पूजा पर रोक लगा दी। हालांकि कुछ समय बाद हिंदुओं को बसंत पंचमी पूजा की अनुमति मिल गई। 1998 में ASI ने अगले आदेश तक आम लोगों पर रोक लगा दी थी। 2003 में हिंदुओं को बिना फूल माला के मंगलवार को पूजा करने की अनुमति मिली, लेकिन कुछ दिन के बाद भोजशाला में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया। 2013 में बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ गए और इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। 2016 में दोबारा बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ गए। प्रशासन ने कई बार अघोषित कर्फ्यू लगा दिया। के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। गौशाला को लेकर आज इंदौर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ASI की टीम के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की सबसे बड़ी भूमिका रही। ASI ने इस रिपोर्ट को पूरे वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया था। आज आपको उस तकनीक के बारे में जानना चाहिए जिससे यह बात साबित हुई कि भोजशाला एक हिंदू मंदिर है। GPR GPS तरीके से वैज्ञानिक सर्वे किया। GPR का मतलब होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। यह जमीन के अंदर कई लेवल पर जांच करने की तकनीक है। इसमें जमीन के नीचे 10 से 20 मीटर तक अवशेषों का 3D इमेजिंग किया जाता है। इसमें रडार पल्स भेजकर जो सब सरफेस होता है वो फीचर किया जाता है, जैसे कि पुरानी दीवारें, नींव, मूर्तियां आदि का पता लगाती है और GPR से हिंदू मंदिर से संबंधित संरचनाओं के संकेत मिले। यह GPR मशीन एक एंटीना के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जमीन के अंदर भेजती हैं। जब ये तरंगे जमीन में जाती हैं तो चीजों से टकराकर प्रतिबिंब के रूप में वापस आ जाती हैं और कंप्यूटर पर 3D या फिर 2D इमेज बन जाती है। भोजशाला परिसर में बनी इमारतों की उम्र पता करने के लिए कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल भी किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको मां वाग्देवी सरस्वती की वो मूर्ति दिखा देता हूं जो इस समय लंदन के एक म्यूजियम में रखी गई है। ये वो मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि 1880 में मेजर किनकेड नाम का एक अंग्रेज इस मूर्ति को लंदन लेकर चला गया था। बाद में इसे लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट में रख दिया गया। यानी कि मां सरस्वती की जिस मूर्ति की स्थापना करके राजा भोज ने शिक्षा का मंदिर शुरू किया था वो अब म्यूजियम के अंदर है। पिछले कई सालों से इस मूर्ति को भारत लाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट में दाखिल याचिका में इस मूर्ति को लंदन से वापस लाने की मांग भी रखी गई।